इस्लामिक नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की के द्वारा बांग्लादेश को भेजा जाने वाला न्योता और ठीक उसी समय पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा इंडिया आने से साफ मना कर देना, ये कोई छोटी सी न्यूज भर नहीं थी। ये भारत को चौतरफा घेरने की एक साजिश थी, भारत के लिए खतरे की घंटी थी। 7 अगस्त को होने वाले घटनाक्रम पर सबकी नजरें तो होंगी ही होंगी, सबको पता भी चल चुका हो। सऊदीया के शहर मक्का में 3 देश इकट्ठा होते हैं, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। तीनों ने बैठ करके एक संधि पर हस्ताक्षर किया और संधि क्या थी? संधि में यह कहा गया कि इन तीनों देशों में से किसी एक के भी खिलाफ अगर युद्ध हुआ, कोई इस पर अटैक किया, तो मान लिया जाएगा कि तीनों देशों पर युद्ध किया गया है, तीनों देश उस युद्ध में शामिल होंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह नाटो की एक फोटोकॉपी है और दुनिया इसे इस्लामिक नाटो का नाम दे रही है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और तुर्की के तैयब एर्दोगन, ये तीनों लोग उस टाइम पर इकट्ठा थे। हालांकि दूर से बैठ करके इजिप्ट भी इन खबरों को देख रहा था। इजिप्ट उसमें शामिल होने के लिए बेताब खड़ा हुआ है। आज नहीं तो कल इजिप्ट उसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि गुट 4 देशों का हो जाएगा। और सिर्फ 4 देशों का ही नहीं हो जाएगा, इन देशों को भी न्योता भेजा जा चुका है। इसमें इजिप्ट तो शामिल होगा ही होगा, उसमें जॉर्डन भी शामिल होगा, उसमें कुवैत भी शामिल होगा, उसमें कतर भी शामिल होगा। यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े देश हैं सब इस गुट में शामिल हो जाएंगे। अब लोग अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह अमेरिका के द्वारा प्लांट किया गया एक गुट है। कुछ लोग कह रहे हैं ना, अमेरिका से थके हारे ये लोग हैं। भाई, अमेरिका ईरान युद्ध में सबको पता चल चुका है कि अमेरिका के ढोल की पोल खुल गई है। तो जब अमेरिका अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम लोग की रक्षा क्या करेगा? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बहुत सारे देशों को सिक्योरिटी अमेरिका देता है। अभी लोगों को लगता है कि भाई आने वाला वक्त थोड़ा सा रणनीतिक रूप से अलग होने वाला है। फिर एक तीसरा तर्क यह है कि सभी गुट ये इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान फ्रंट पे नहीं है, पाकिस्तान लंबे समय से चाह रहा था कि ऐसा कोई गुट बन के तैयार हो जो इस्लामिक गुट हो। जब इस्लामिक गुट बन के तैयार हो जाएगा तो पहली नजर उसकी कश्मीर पर होगी। ये दुनिया जानती, सबको जानता, हम लोग भी इस बात को जानते हैं। तो इंडिया भी जियो पॉलिटिक्स पे एक हो रहे घटनाक्रम पे बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है। इंडिया पे कोई बहुत ज्यादा इसके सेहत पे इंडिया में फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया अपने स्तर से प्लान कर रहा है। अच्छा, जितने लोग भी ये तर्क दे रहे हैं कि गुट जो है वो इंडिया के खिलाफ बन रहा है, अब वो तर्क क्यों दे रहे हैं उस पर जरा नजर दौड़ा लीजिएगा। ये जो 3 देश हैं इनके जरा पावर को देख लीजिएगा। सऊदी अरबिया, दुनिया की अथाह संपत्ति, अकूत पैसा है इसके पास। खोदो तेल निकलेगा, बेचो, खूब पैसा रखा हुआ है। इतना पैसा रखा हुआ है कि पाकिस्तान को टेंशन नहीं है। काहे टेंशन नहीं है? पाकिस्तान बेचारा कटोरा लेकर आज की डेट में घूम रहा है। उसको पैसा चाहिए, उसको लोन चाहिए, उसको कर्जा चाहिए, दुनिया भर से कर्जा ले चुका है। तो ऐसा मित्र पाकिस्तान को कहां मिलेगा? तो सऊदीया के पास अकूत पैसा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, पैसे से ही ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ खड़ा किया हुआ है। इसके पास लेटेस्ट क्वालिटी के फाइटर प्लेन से मिसाइल है। अच्छा, अपने पास एक नहीं बनाया हुआ है, सब पैसा से खरीदा है। अमेरिका से खरीदा है, रशिया से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है। इस तरीके से मिलिट्री पावर भी अपना डेवलप किए हुए है। दूसरे नंबर पे देखा, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है लेकिन इसके पास एक विशाल आर्मी है। दूसरा क्या है, दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, परमाणु हथियार, बम है। तो ये 2 मिल गए। एक और चीज पाकिस्तान के पास है, उसके पास युद्ध लड़ने का अनुभव है। इन लोगों के पास युद्ध करने का उतना अनुभव नहीं है, पाकिस्तान के पास है। ये 1947 के बाद से ही युद्ध कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो जब युद्ध कर रहा है तो रणनीति तैयार करने का भी अनुभव इसके पास होगा ही होगा। अब तीसरा देश टर्की है। टर्की को इस्लामिक कंट्री में उभरती हुई महाशक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक तो है नाटो का मेंबर है वो, और नाटो का मेंबर हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। नाटो का पावर ऐसे भी जुड़ जाता है उसके पास। और नाटो में जितने भी लोग हैं, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति उसके पास है रक्षा के मामले में। उसके पास नेक्स्ट लेवल की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। उसे मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दुनिया की एक से बढ़ के खतरनाक मिसाइल और ड्रोन बनाया हुआ है, रखा हुआ है। उसके पास 6000 दूरी तय करके मार करने वाली मिसाइलें उसके पास है। वो अपने यहां कान फाइटर प्लेन डेवलप कर रहा है। कान फाइटर प्लेन वो है कि दुनिया के सबसे मजबूत फाइटर प्लेनों में से एक है। ये सारी टेक्नोलॉजी टर्की के पास है। अब अगर इंडिया से पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आ जाएगा? सऊदीया से आ जाएगा। जितने भी टेक्नोलॉजी है वो कहां से आ जाएगा? वो टर्की से आ जाएगा। तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया कमजोर हो जाएगा? नहीं, ये अलग बातें हैं। इंडिया कमजोर तब होगा जब बांग्लादेश इसमें शामिल हो जाएगा। बस बांग्लादेश अगर शामिल ना हो तो जो भी गुट बन के तैयार हो रहा है, इंडिया के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे
कि जितने भी गुट बन रहे हैं वो इधर बन रहे हैं। जो भी है, जो भी पावर हम लोगों ने अभी देखा टेक्नोलॉजी के मामले में, ये बहुत बड़ा अपने में 30 मार खा है, सऊदी पैसे के मामले में 30 मार खा है, ये पाकिस्तान जो है परमाणु शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन अगर इंडिया अपना पावर यहां सेंट्रलाइज किए हुए है, अगर यहां सेंट्रलाइज किए हुए इंडिया अपना पावर, इनकी औकात नहीं कि इंडिया का कुछ बिगाड़ ले। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होगी जब बांग्लादेश उसमें शामिल हो जाएगा। अब ये चाहते ही वही है, तुर्की भी वही चाहता है, पाकिस्तान भी वही चाहता है कि बांग्लादेश को शामिल करके इंडिया के पावर को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए। इंडिया के अगर मैप को आप देखेंगे तो इधर पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, चाइना इंडिया का दुश्मन है, नेपाल से रिश्ते कोई बहुत अच्छे हमारे नहीं चल रहे हैं, बांग्लादेश से ही पिछले 1-2 सालों में आपने देखा है बांग्लादेश से भी रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इंडिया के लिए खतरा तब है जब उसमें बांग्लादेश शामिल हो जाएगा। लेकिन जब तक इंडिया अपना पावर यहां सेंट्रलाइज किए हुए है, इस छोर से किसी का औकात नहीं कि इंडिया का कुछ बिगाड़ ले। इंडिया के पास भी इतना सब कुछ है। अब पिछले 2 सालों के घटनाक्रम पर नजर डालेंगे बांग्लादेश में, तो आप सबको पता है क्या हुआ है बांग्लादेश में। वहां की प्रधानमंत्री थी अवामी लीग की मुखिया शेख हसीना, इंडिया में आकर बैठी हुई है। वहां पे बीएनपी पार्टी के जो तारिक रहमान वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, एक बात समझिएगा, वहां 2 पार्टी है मुख्य रूप से, एक अवामी लीग और एक बीएनपी। अवामी लीग थोड़ी सी उदारवादी पार्टी है, ये प्रोग्रेसिव माइंड की है। जब जब इस पार्टी की सरकार रही है बांग्लादेश में, इंडिया से रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन ये जो पार्टी है ये राष्ट्रवाद के नारे पे आगे बढ़ती है, ये थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति की, धार्मिक कट्टरता वाली पार्टी है बीएनपी। ये खालिदा जिया के लड़के हैं। और जब जब इस पार्टी की सरकार बांग्लादेश में रही है, पाकिस्तान से रिश्ते बांग्लादेश के बहुत अच्छे रहे हैं, तुर्की से रिश्ते बांग्लादेश के बहुत अच्छे रहे हैं। आज के डेट में यही वहां के प्रधानमंत्री हैं। खैर जो भी हो, तो भारत के सोच करके छोड़ तो नहीं देना चाहिए। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, 1-2 साल में सब कुछ खत्म हो गया। भारत के रिश्ते आज के डेट में बांग्लादेश से ठीक हैं और हो सकते हैं। जब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारत का एक शिष्टमंडल बांग्लादेश गया हुआ था। खैर सारे विवाद की जड़ ये मोहतरमा साहिबा। ये मोहतरमा आज के डेट में इंडिया में आके बैठी हुई है, दिल्ली में आके बैठी हुई है, शान से, कोई टेंशन नहीं है। और बांग्लादेश कह रहा है कि भैया इनको भेजो। उसने शर्त रख दिया, तारिक रहमान ने शर्त रखा हुआ है। वो इंडिया आने से मना उन्होंने क्यों किया? वो शर्त रखे हुए हैं कि इनका प्रत्यर्पण करा दो भैया, इनको बांग्लादेश भेज दो, इनके साथ क्या करना है वो हम जानते हैं, हमारे और इंडिया के रिश्ते अच्छे बने रहे, हम आगे बढ़ते रहें। उसने ये भी कह रखा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अभी भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, शायद उसमें भी हम ना आए। बांग्लादेश ने साफ साफ शर्त रख दिया है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया को 3 मुद्दे पे पहल करनी चाहिए। पहला यह है कि नेपाल से रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आगे बढ़े, नहीं, भारत में बहुत सारे मंत्री हैं, किसी मंत्री को लगाइए, नेपाल से रिश्ते बहुत मजबूत कर लिए। भारत और नेपाल की रोटी बेटी का रिश्ता रहा है हमेशा। आज के डेट में थोड़ा सा चाइना उसमें घुसा पड़ा हुआ है, चाइना अपना इंटरेस्ट उसमें दिखा रहा है, तो भारत को भी चाहिए अपना इंटरेस्ट दिखाएं और नेपाल से रिश्ते बहुत मजबूत करके रखें, पहला। दूसरा क्या है कि भारत को मुस्लिम कंट्रियों के बीच में इजराइल से रिलेशन खूब मजबूत बना के रखने होंगे। हालांकि ये 2 धारी तलवार है। जब हम इजराइल से रिलेशन बहुत मजबूत बनाने लगेंगे तो सऊदीया, जो हमारा सबसे मजबूत एक साथी है, कहीं उससे रिश्ते खराब ना हो। खैर अब वहां तक हम देखेंगे तो फिर सऊदीया पाकिस्तान के साथ क्यों जा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। खैर इजराइल से रिश्ते बहुत मजबूत बना के रखने होंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कहूंगा कि वो इन साहिबा को लेकर के जाएं, एयरपोर्ट पर लेके जाएं और एयरपोर्ट से ऐसे ही हाथ जोड़ के कहें कि मोहतरमा अब बस बहुत हो गया, आप अपने रास्ते जाइए और हमें रहने दीजिए। और बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत बना के रखने होंगे इंडिया को। अगर बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत हुए तो मैंने अभी मैप दिखाया ना आपको कि अगर ये वाला हिस्सा हमारा मजबूत है तो यहां पर कोई गुट बन करके तैयार हो जाए, किसी की इतनी औकात नहीं कि इंडिया का कोई बाल भी बांका कर सके। लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा ताकतवर क्यों ना हो भाई, अगर वो पूरी ताकत एक जगह कहीं लगाता है तो मजबूत है, लेकिन अगर उसका पावर, उसकी ताकत अगर टुकड़ों में बढ़ती है तो फिर टूटने में देर नहीं लगता है। इसलिए जोश में होश नहीं खोना है, बांग्लादेश को अपना मित्र बना के रखना है। अगर गुट तैयार हो रहा है तो इंडिया को भी नेक्स्ट लेवल के हिसाब से सोचना होगा, नेक्स्ट लेवल के हिसाब से तैयारी करनी होगी और अपनी नई रणनीति अपनानी ही होगी। अब आप कमेंट करके बताइएगा ये जो भी दृश्य आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपकी अपनी क्या राय है और भारत को अब अलग तरीके से क्या करना चाहिए, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।